Hello students, today we'll start our new chapter company accounts and accounting for share capital. तो हम अब कंपनी कैसे अकाउंट्स मेंटेन करती है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन कंपनी क्या होती है सबसे पहले हम इस चीज से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक कोड की नज़र से देखें तो कंपनी को हमेशा जो लॉ है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहता है। कंपनी के अंदर उसकी एक कैपिटल होती है जो कि उसके शेयर्स में डिवाइडेड होती है, और जो उस शेयर्स के मालिक होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो कि उसके ओनर्स, कंपनी में वो मेंबर्स ही ओनर्स माने जाते हैं उस कंपनी के। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं होता। नाउ क्लास नेक्स्ट विल फाइंड आउट द काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी किस किस तरीके की होती है। देयर इज अ वन फर्स्ट इज वन पर्सन कंपनी, देन प्राइवेट कंपनी एंड द थर्ड इज पब्लिक कंपनी। इन तीनों को हम डीपली थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी पड़ती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर। एट द टाइम जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा देते हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके बाद आपकी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है। सेकंड फीचर सेज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर कौन है कंपनी के? शेयर होल्डर्स। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनको और कंपनी को दोनों को अलग माना जाता है। आप उन दोनों को एक नहीं मान सकते, ठीक है? बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियो एज अ कंपनी, उसके ओनर जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, हम अगर बोले कि मिस्टर अंबानी, तो अगर मिस्टर अंबानी पे कोई केस होता है तो वो केस इज ऑन मिस्टर अंबानी, नॉट ऑन द कंपनी जियो, राइट? तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। कंपनी इज डिफरेंट एंड द शेयर होल्डर इज ऑल्सो डिफरेंट। कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है? उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। उसकी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है अगर वो, या शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या शेयर होल्डर पागल हो जाता है, इस सब चीजों से कंपनी का कोई भी असर नहीं पड़ता। कंपनी को हम वाइंड अप नहीं करेंगे। कंपनी सिर्फ वाइंड अप हो सकती है एक केस में, जब कोर्ट उसको बंद करने की परमिशन देता है। हर किसी कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है जिसके उसका सिग्नेचर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी एज ह्यूमन बीइंग कैन साइन ऑन द पेपर, और हम उसका एक गवाह बन जाते हैं किसी चीज का। लेकिन कंपनी कैसे साइन करे? कंपनी कैन नॉट साइन। तो कंपनी की अपनी क्या होती है, एक कॉमन सील होती है जो कि उसके ऑफिशियल सिग्नेचर के तौर पर काम करती है। जो कंपनी के शेयर होते हैं वो एक्चुअली ट्रांसफरेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है? आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि आप एज अ शेयर होल्डर अपनी ओनरशिप किसी और को दे सकते हो। कैसे? अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करके। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ क्लास, कंपनी को मैनेज कौन करेगा? कंपनी के अंदर इतने शेयर होल्डर्स होते हैं तो सब लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, इसीलिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है और उसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे शेयर होल्डर्स को, और वो मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा काम करेंगे, एंड दे एक्चुअली एक्ट लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी हु विल टेक ऑल द डिसीजंस अबाउट कंपनी। Now, seventh point and the most important point is the liability of a shareholder is limited to the nominal price of the share prescribed by one. आपकी जो लाइबिलिटी है कंपनी में वो सिर्फ आपके शेयर तक सीमित रहती है। अगर आपने 100 रुपए का शेयर लिया है तो आपकी लाइबिलिटी 100 तक रहेगी। अगर आपने 200 का लिया है तो आपकी लाइबिलिटी 200 तक बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी और कुछ नहीं होती। ना क्लास, हमने जैसे बोला टाइप्स ऑफ कंपनी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 268 क्लॉज में यहाँ डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हो, ठीक है? और जो कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर ना कर सके, राइट? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक अदर द पब्लिक कंपनी में आप कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो आपके मेंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली लिमिट टू 200। ओके, 200 से ज्यादा आप प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, एंड दिस 200 इज एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स, जिसके एम्प्लॉयज को हटाने के बाद। ओके,
नाउ सिक्स्थ इज प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बांट सकती। अगर पब्लिक से आपको पैसा लेना है तो आप सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में ही आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को। प्राइवेट कंपनी के केस में यू कैन नॉट आस्क पब्लिक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी बाय शेयर होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी, जो कि आप इसमें पढ़ेंगे इस पूरे कंपनी अकाउंट्स के अंदर। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के 71 में 71 क्लॉज में दे रखा है यहाँ पे कि वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा है, ओके, और जो कि अपनी एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए इनवाइट कर सकती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स के लिए नॉर्मल लोगों को इनवाइट कर सकती है। ठीक है, नाउ देयर कम्स अ 1% कंपनी। देखो सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि जब एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर हो वो 1% कंपनी कहलाती है, और ये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स हैं जो कि रूल 3 जो है वो कंपनीज रूल्स 2014 में प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला रूल तो ये है कि 1% कंपनी ओपन करने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ कंपनी इन इंडिया, यू हैव टू बी इंडियन सिटीजन। आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 1% है तो 50 लाख से कम तक की पेड अप कैपिटल आप रख सकते हैं। इसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर आएगी वो 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ओके, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। अगर इसे कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करनी है तो वो बैंक के थ्रू ही करनी पड़ेगी। नॉन बैंकिंग ये इट इज नॉट अलाउड। नाउ क्लास, अब हम बात करते हैं शेयर्स की। हम बहुत बोले जा रहे हैं कि कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर्स हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर्स वो होता है जिसके जरिए हम एक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। And there are two types of shares. As you have also learned at this previous 11th class, you know about two types of shares. One is preference shares and second is equity shares. ठीक है, दोनों है क्या? प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको कि विच गेट प्रेफरेंशियल राइट, जिसको इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है इन द केस ऑफ डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे, उसके बाद आप इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे। और अगर आपको वाइंड अप के टाइम पर शेयर का पैसा वापस करना है तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, देन आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे। ओके, सेकंड इज योर इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो सारे इक्विटी शेयर्स हैं, और इक्विटी शेयर्स को सेकंड कंसिडर किया जाता है डिविडेंड के केस में भी एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में भी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। क्लियर? Now we'll look at the difference between equity share and preference shares class. अगर हमें इसकी कैपिटल रिफंड करनी हो, अगर आप मान रहे हैं कि आपकी कंपनी को आपको बंद करना है, तो आप बंद कर रहे हो तो जिसने पैसा आपके में इन्वेस्ट किया उनको वापस देना पड़ेगा। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर को आप पैसा बाद में दोगे, पहले आप किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, सेकंड केस इज अगेन द राइट ऑफ डिविडेंड। अगर आपका प्रॉफिट होता है और आपको डिविडेंड पे करना है तो आप पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करोगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। जो आपका इक्विटी शेयर होता है उसमें आपका कभी भी डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर में होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर, तो आप हमेशा प्रॉफिट में 9% ही कंसिडर करके चलेंगे उसका। लेकिन इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स कि कितना प्रॉफिट बचा है। अगर ज्यादा प्रॉफिट बचा है तो उनको ज्यादा भी मिल सकता है, और कम बचा है तो कम भी मिल सकता है। राइट टू वोट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोट करने का राइट होता है, लेकिन नॉर्मल कोर्सेज में जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता। ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते, बट उनको ये राइट मिल सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सिचुएशंस में उनको ये राइट मिलता है, बट नॉर्मली केसेस में दे डोंट गेट एनी राइट। रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते। रिडीम का मतलब है कि उनको खत्म कर देना। इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी मच क्लियर।
very much obvious in the case of preference shares. Now class, after being done with the difference between this equity and preference shares, let's talk about the types and classes of preference shares. ठीक है, preference shares किस किस तरीके के होते हैं? देखो, सबसे पहला with reference to dividend, अगर हम dividend की नजर से देखें तो दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि द होल्डर्स ऑफ व्हिच आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड फॉर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये जो होल्डर्स होते हैं इनको इनका डिविडेंड का अगर कुछ भी बाकी है, कुछ भी अरियर इनका है, कुछ भी जो इनको पहले नहीं पे किया, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर से पहले उनके जो बकाया पैसा है वो दिया जाएगा, उनका बकाया पैसे पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं which do not have the right to receive arrears of dividend. If no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholders get nothing, nor they can claim unpaid dividend in any subsequent years. For example, अगर मान लो उनका कुछ बचा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी साल में कंपनी ने डिक्लेयर किया कि उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को, और वो डिविडेंड आगे उसकी मांग भी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट आस्क फॉर इट, राइट? सो दीज बोथ आर द केसेस ऑफ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम पार्टिसिपेशन के नजरिए से देखें कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो एक तो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरह के जो आपके पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअल में उनके पास राइट होता है कि वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सके। ना पार्टिसिपेट किस पे करना है? जो प्रॉफिट बचा, मतलब आपके शेयर, आपको डिविडेंड मिल गया एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचा, जो और ज्यादा प्रॉफिट बचा, तो आप जो है उस पे अपना राइट, अपना हक जमा सकते हो, यू कैन पार्टिसिपेट। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, उसके बाद जितना भी बचा प्रॉफिट वो सरप्लस प्रॉफिट में से कोई डिमांड नहीं कर सकते। और अगर आप कन्वर्टेबिलिटी की नजर से देखें, कन्वर्टेबिलिटी मतलब उनको कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो आप कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल दो कैटेगरीज हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कन्वर्ट देम। Next is with reference to redemption. Now class, with reference to redemption means कि अगर आपको इनको खत्म करना हो, you know, if you have to redeem it, you have to end, तो एक रिडीमेबल है और एक इररिडीमेबल है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप कभी भी उनका पैसा उनको वापस करके कंपनी जो है उनकी पेमेंट करके उनको खत्म कर सकती है, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो वो शेयर्स होते हैं जिनको आप रिफंड, कंपनी उनको पैसा देकर रिफंड नहीं कर सकती, वो उनको रिफंड तभी करेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी, यानी जब कंपनी को आप वाइंड अप करेंगे, उनको खत्म करेंगे कंपनी को, तभी आप उनका पैसा दे सकते हो, उससे पहले उनका पैसा नहीं दे सकते। प्रॉफिट के वो हकदार हैं तब जब तक आपकी कंपनी चल रही है। ओके, सो दीज ऑल आर द केसेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नाउ क्लास, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, जो कि ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस में आएंगे, लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रोस्पेक्टस। अब ये है क्या, क्योंकि ये नए टर्म्स हैं, नए वर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर में, तो हम इनको पहले जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स के लिए लोगों को इन्वाइट करेंगे, ठीक है। अब इनवाइट करने के लिए एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो आपके प्रोस्पेक्टस में गिवन होता है, जिसके लिए पब्लिक को उतना अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब करना ही करना है, नहीं तो उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 अमाउंट के लिए क्या किया, आपने 100 शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के, क्लियर, और आपने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि कम से कम जो 90 शेयर्स है वो तो बिकने ही चाहिए, 100 में से 90 शेयर्स कम से कम बिकने ही चाहिए। अगर 90 शेयर्स नहीं बिके, 80 बिके, तो आप किसी को भी शेयर अलॉट नहीं करोगे, आपको सबका पैसा वापस करना पड़ेगा।
तो आपने जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा है ना, दैट इज ऑफ 90 शेयर्स ऑफ 10 इंच, टोटल 900, मतलब 900 पैसा कम से कम आना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जब शेयर्स इशू करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 100 इशू किए तो 100 के 100 लोग खरीद लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से लोग 150 खरीद ले, 200 खरीद ले, 120 खरीद ले, या फिर कम खरीद ले, 100 में से 90 खरीद ले, 100 में से 80 खरीद ले। तो कम की कैटेगरी में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन को देखना पड़ता है। अगर कम खरीदे हैं लोगों ने, तो हमने एक कैटेगरी डिफाइन की कि कम से कम 90 तो लोगों को खरीदने ही है, और अगर 90 नहीं खरीदेंगे तो हम सबके जो एप्लीकेशन अमाउंट है, जो पैसा उन्होंने उनसे लिया है शेयर का, वो वापस कर देंगे। हम अलॉट नहीं करेंगे। अलॉटमेंट मतलब हम उनको नहीं देंगे आगे के शेयर। दिस इज व्हाट वी कॉल मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रोस्पेक्टस। नाउ क्लास, एज यू नो कि अब कहीं स्कूल होता है, यू नो देयर इज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ पे उनकी डिटेल्स दी होती है। सेम गोज विद द कंपनी। कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कि सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी होती है, उनका उनका एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर शेयर्स और डिबेंचर्स। उनमें उसके जरिए वो अपने जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन लोगों को इनवाइट करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोस्पेक्टस। नाउ द टर्म इज कम्स योर कैपिटल। कैपिटल तो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही, लेकिन यहाँ पे कैपिटल की 3-4 कैटेगरीज दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल वो होता है वो अमाउंट जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल वो होता है जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन शेयर्स के जरिए, ठीक है। शेयर्स के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप, नॉर्मल पैसे नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? शेयर्स खरीद रहे हो और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल में एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल होता है हर एक कंपनी, अब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी खोल ले और जितना मर्जी कैपिटल का पैसा उसमें लगा दे। हर कंपनी की एक ऑथराइजेशन लिमिट होती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी ओपन की और आपकी ऑथराइजेशन लिमिट है 5 लाख रुपए। 5 लाख से ज्यादा आप पैसा जो है वो कैपिटल का नहीं मांग सकते, ठीक है। तो आपकी ऑथराइज कैपिटल इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन इशू। कंपनी की सबसे ज्यादा अगर आप इशू करने लगेंगे तो कितना ज्यादा आप पैसा लोगों से मांग सकते हैं, वो आपका ऑथराइज कैपिटल है। अगर आप उससे ज्यादा मांगते हैं तो आप नहीं मांग सकते, ओके। उससे कम आप मांग लो, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है तो 5 में से 3 मांग सकते हो, आप 2 मांग सकते हो, जितनी आपको नीड हो, लेकिन 5 से ऊपर आप नहीं मांग सकते। तो ऑथराइज कैपिटल is basically the maximum amount of capital which a company can issue, and you cannot exceed the amount of authorized capital. Now next is issued capital. Now class, आपने 5 लाख तो ऑथराइज्ड है, लेकिन इश्यूड कैपिटल में वो आएगी जितनी आपने इशू करी है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख में से भी जरूरत नहीं लग रही है आपको कि 5 की 5 इशू कर दो, आप 3 लाख शेयर्स जो है 3 लाख का अमाउंट शेयर्स के जरिए इशू कर रही है। तो जो आपने इशू करी है कैपिटल, वो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो आप लोगों से चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगेन 5 लाख अगर आपका है तो आप इशू करना चाहते हैं तो आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और आप 5 का 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ क्लास, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? मान लीजिए आपने 5 लाख में से इशू कर दिया 2 लाख रुपए। 2 लाख में जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही 2 लाख मांगो। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो आपने मांगी है। आप 2 लाख में से 1 लाख मांग सकते हैं पहले, फिर थोड़े दिनों बाद फिर आप इंस्टॉलमेंट में फिर 50,000 मांग लिया, फिर 50,000 मांग लिया, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो जो आप मांग रहे हैं at the moment, that is what we called up capital, and again the called up capital cannot exceed than the amount of issued capital. Issued capital से ज्यादा नहीं हो सकती वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो होती है जितनी आपने कॉल किया, ठीक है, जितनी आपने मांगी उसमें से जितना लोगों ने पे कर दिया, वो है आपकी पेड अप कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 2 लाख इशू किया, 2 लाख में से आपने 1 लाख मांगी, और 1 लाख में से जरूरी नहीं है सारे के सारे 1 लाख पे कर देंगे। कई बार ऐसा भी जाता है कि लोग नहीं पे करते टाइम से, तो 1 लाख में से लेट से 90,000 आई है, तो 90,000 इज द पेड अप कैपिटल, ठीक है। और 10,000 अभी आपकी अरियर्स में चल रहा है, तो दिस इज व्हाट पेड अप कैपिटल। नाउ क्लास, नेक्स्ट कम्स योर रिजर्व कैपिटल। जब आपकी दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। जब एक अनलिमिटेड कंपनी का कोई भी शेयर कैपिटल का अनकॉल्ड पोर्शन जो आपने अभी मांगा नहीं है, या कैपिटल का इंक्रीज पोर्शन, जिसे कंपनी कैन बी कॉल्ड ओनली इन द केस ऑफ वाइंड अप, जब
वो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो वाइंड अप के टाइम पर जब जो पार्ट कंपनी कैपिटल का मांगती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिजर्व कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कैपिटल रिजर्व। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि आप डिविडेंड के रूप में नहीं देते। मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट में सारा का सारा आप जो है अभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटना चाहते, आप कुछ रिजर्व करके चलते हो। जैसे हम बोलते हैं ना सेविंग्स करते हैं, हम बैंक में सेव करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में सेव करते थे कुछ अमाउंट, जिनको हम हमारे प्रॉफिट के हिस्से में से सेव कर देते हैं और उसको हम डिविडेंड में नहीं देते। ठीक है, अब वो हम अलग अलग पर्पज से कर सकते हैं, या आपको लाइफ में कोई प्रोजेक्ट पे काम करना हो, ठीक है, कुछ चीज आप डिसाइड कर रहे हो, स्कीम बनानी है आपको, तो उन सब खर्चों के लिए आप कैपिटल रिजर्व में पैसा जो है सेव करके चल सकते हो। नाउ क्लास नेक्स्ट टर्म है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लेट्स से आपका एक शेयर है 10 रुपए का और आप 10 रुपए से ज्यादा लोगों से मांग लेते हो। उसकी फेस वैल्यू जो है वो तो 10 रुपए है, लेकिन आप बोल रहे हो लोगों से कि 15 रुपए पे करो या 12 रुपए पे करो। तो जितना अमाउंट उसका है उससे ज्यादा अगर आप मांगते हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पे उनको मांगना, यानी कि उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पर उनसे शेयर का पैसा लेना। ठीक है, अब वो ज्यादा पैसा हम लेते क्यों है, उसकी हम अलग अलग चीजों पे यहाँ पर उनका हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला कि अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स को कोई बोनस शेयर पे करने हैं, बोनस शेयर इशू करने हैं, ठीक है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम के अमाउंट में से आप पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी का कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है, एवरीबडी यू नो इट वेरी वेल दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच यू डू इन द स्टार्टिंग पीरियड। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से पहले, कंपनी अभी एग्जिस्टेंस पे आई नहीं, उससे पहले भी तो बहुत खर्चा हो जाता है ना। उन खर्चों को अगर आपको खत्म करना है तो प्रीमियम के अमाउंट से कर सकते हैं आप। ठीक है, राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशू एक्सपेंसेस, कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट और इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आपको जो आपने सिक्योरिटीज जो इशू करी हैं उनके अगर एक्सपेंसेस हैं, उसको अगर आपको राइट ऑफ करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो you can use this premium amount. Okay, अगर आपको for providing the premium payable on the redemption of redeemable preference shares or debentures of the company, अगर आपको for providing the premium payable on redemption, अगर आपको कोई भी redeemable preference share को redeem करना है, उनको जो है उनका पैसा वापस देना है, तो उसके लिए प्रीमियम का पैसा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको आप चाहते नहीं हो कि वो शेयर होल्डर्स बने, आप उनको पैसा जो है उनका देना चाहते हो, तो आप प्रीमियम के अमाउंट में से उनका पैसा उनको वापस दे सकते हो। और अगर आपको अपने ही शेयर्स दोबारा खरीदने हो, okay, as per section 68, in that case also you can utilize this premium amount. Okay, so with this we come to an end of this part.